दोस्तों और स्वागत है आपका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल बीएड एग्जाम पे। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जैसा कि मैं डिस्कशन कर रहा हूँ, मैं आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसी क्रम में जो एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। आपसे पूछा जाता है कि बताएं कि द मॉडल रोल क्या है, यानी कि एक्सप्लेन द मॉडल रोल ऑफ ए टीचर इन टीचिंग लर्निंग सिचुएशन, या फिर शिक्षण अधिगम की स्थिति में शिक्षक की आदर्श भूमिका की व्याख्या करें। मैं सारांश में बता दे रहा हूँ, नीचे मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है, तो मैं एक बार को वीडियो दिखा भी देता हूँ, फटाफट आप समझ लीजिएगा। मैं अगले क्वेश्चन में भी चलने की देखिए, एक टीचर क्या करता है, शिक्षक ज्ञान के संवाहक के रूप में यानी ट्रांसमीटर के रूप में काम करता है। शिक्षक, मैं थोड़ा जूम कर दूँ, शायद आप लोग को देखने में थोड़ी दिक्कत हो रही होगी, एक मिनट। यहाँ पे रखता हूँ मैं जी। तो शिक्षक रोल मॉडल के रूप में काम करता है, मतलब शिक्षक ऐसा व्यवहार करता है जिसे देखकर बच्चे प्रेरित हों, जिसे देखकर बच्चे सीखें। शिक्षक का व्यवहार ऐसा होता है कि जो कि समाज के अनुकूल हो, एक आदर्श के रूप में हो, जिसमें सारी अच्छी आदतें हों, सारी व्यवहार कुशलता हो, सामाजिकता हो। ऐसा व्यवहार जो कि एक आदर्श शिक्षक के लिए निर्धारित है, वो सारी चीज़ें शिक्षक के अंदर होनी चाहिए। तो मॉडल के रूप में टीचर ऐसे काम करता है टीचिंग लर्निंग सिचुएशन। शिक्षक एक सूत्रधार के रूप में काम करता है, एज ए फैसिलिटेटर काम करता है, मतलब वो मदद करता है आपको, आपकी जो ज्ञान प्राप्त करना है और आपके बीच में, यानी कि एक शिक्षार्थी एक लर्नर की और एक उस ज्ञान के बीच में एक पुल का काम करता है, एक सूत्रधार का काम करता है, दोनों को जोड़ने का काम करता है। शिक्षक जो है ऐसे वार्ताकार के रूप में काम करता है, शिक्षक के वार्ताकार के रूप में एक नेगोशिएटर के काम। जो चीज़ें हम समझ नहीं पाते, कठिनाई होती है, परेशानी होती है अगर चीज़ों को समझने में, तो उसे वो एक सार्थक तरीके से, एक सरल तरीके से, सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में, सरल लैंग्वेज में हमको समझा कर उस ज्ञान तक पहुंचने में, उस चीज़ को समझने में मदद करता है। तो एक फैसिलिटेटर, एक नेगोशिएटर के रूप में काम करता है, जो चीज़ें कठिन हैं उन्हें हमें समझने में मदद करता है। शिक्षक एक सह शिक्षार्थी के रूप में भी काम करता है। जी हाँ दोस्तों, एक को लर्नर के रूप में काम करता है। अब मतलब इसका ये होता है कि टीचर हमें तो सिखाता ही साथ ही साथ वो खुद भी सीखता है, यानी कि हमें पढ़ाने की प्रक्रिया के दौरान एक शिक्षक जो होता है वो अपने ज्ञान का भी जो है संवर्धन करता है, अपने ज्ञान को भी बढ़ाता है, अपने ज्ञान में भी नॉलेज में इंक्रीज करता है। अब वो कैसे करता है, या तो अच्छे अच्छे सेमिनार को अटेंड करे, अच्छी किताबें पढ़े और हायर कोर्सेज को करे, पीएचडी एलएलबी जो भी चीज़ें होती है वो करे, अच्छे अच्छे लोगों के साथ बैठना उठना हो, अच्छे टीचरों के समूह में हो, लाइब्रेरी में जाकर ज़्यादा से ज़्यादा अध्ययन करे। इस तरह से वो अपने ज्ञान का भी एक विकास करता है। तो को लर्निंग साथ साथ होता है। इसके अलावा क्लासरूम के सिचुएशन में अगर हम लोग बात करें तो क्लासरूम में को लर्नर जैसा कैसे काम करता है कि वो भी सीखता है, शिक्षक भी सीखता है कि जो विधियां मैं अपना रहा हूँ बच्चों को सिखाने के लिए वो कितनी सार्थक हैं। तो वो धीरे धीरे ये सीखता है कि कौन से तरीके जो है बच्चों पे ज़्यादा उपयोगी हैं, कौन सा शिक्षण साधन जो है ज़्यादा अच्छा होता है बच्चों को सिखाने में। तो वो एक शिक्षक भी जो है एज ए को लर्नर अपने जो शिक्षण की प्रक्रिया है उसको बढ़ाता है, उसका अधिगम करता है, उसमें नियमित प्रतिदिन जो है कुछ न कुछ बदलाव करके उसको और बेहतर करता चला जाता है। शिक्षण संस्थान के रूप में शिक्षक, यानी कि अपने आप में एक शिक्षण संस्थान के रूप में काम करता है, अपने आप में एक नॉलेज के इंस्टीट्यूशन के रूप में काम करता है, एक ज्ञान के रिसोर्स के रूप में काम करता है, मतलब हर एक चीज़ के नॉलेज देने का प्रयास करता है। शिक्षक सलाहकार और एक गाइड के रूप में भी काम करता है, यानी कि एक एडवाइज़र और काउंसलर के रूप में भी काम करता है। जी हाँ दोस्तों, एक सलाहकार और एक गाइड, अब समझिएगा इसको। काउंसलर मतलब समस्याओं को समझकर, बच्चों की मानसिकता को समझकर, बच्चे को व्यक्तिगत रूप से जानकर, उनकी समस्याओं को समझकर उन्हें वो एडवाइस करता है कि क्या उसके लिए सही है, क्या गलत है, को कहाँ वो गलती कर रहा है, क्या उसे बेहतर करना, इस तरह की सलाह भी दे सकता है। जीवन को बदलने के लिए जो आदर्श चीज़ें होती हैं उनसे परिचित कराता है, उनकी समस्याओं से अवगत करा के उन्हें सही दिशा निर्देश देता है। एक पथ प्रदर्शक के रूप में भी काम करता है। जी हाँ दोस्तों, एक गाइडेंस देता है। जैसे कि बच्चे होते हैं, जब मान लीजिए अब 12वीं के एग्ज़ाम हो गए या फिर बीएड का एग्ज़ाम हो, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, मैं आगे क्या कोर्स करूं, मुझे रोजगार कैसे मिलेगा, इन सारी चीज़ों के रूप में भी एक पथ प्रदर्शक के रूप में काम करता है। इसी तरह से अगर शिक्षा के क्षेत्र में बात करें, क्लासरूम के अंदर बच्चे कैसे सीखेंगे, किसी चीज़ को किस तरह से धीरे धीरे सीखा जा सकता है, किसी टॉपिक को कैसे समझना है, किस तरह से क्वेश्चन को हल करना है, किस तरह से चीज़ें होती हैं, इनको सीखने की प्रक्रिया में रास्ता बनाता है। वो बताता है कि चलिए, जैसे हम प्रकाश संश्लेषण के बारे में बात कर रहे हैं, मैथ्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो देखिए पहला स्टेप ये होता है, दूसरा स्टेप ये होता है, तीसरा, आप भी ऐसा करें। तो एक दिशा दिखाता है, एक पथ प्रदर्शक के रूप में भी काम करता है। एक मैनेजर के रूप में काम करता है, अपने क्लास को प्रबंधित करता है, सही तरीके से जो भी बच्चे हैं उनके पोटेंशियल को, उनकी क्षमताओं को बढ़ाने का जिम्मेदारी जो होता है वो टीचर के ऊपर होता है, तो उसको बढ़ाता है। क्लासरूम में डिसिप्लिन मेंटेन करता है, बच्चे की हर एक बच्चा अच्छा करे इसके लिए वो अपने रिसोर्सेज को, अपनी कौशल को, अपने स्किल्स को इम्प्रूव करता है, उसका सही इस्तेमाल करके
ताकि सारी चीज़ों का इस तरह से मैनेजमेंट हो, समायोजन हो पाए, प्रबंधन हो पाए कि बच्चे जो हैं उन क्लास में सबसे ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन कर पाएँ, बच्चों के अंदर जो क्षमता है उसका सबसे ज़्यादा विकास हो पाए। शिक्षक एक नव प्रवर्तक के रूप में भी शिक्षक काम करता है, कि ऐसे इनोवेटर नई नई चीज़ों को करने के लिए मोटिवेट करता है, वो खुद भी नई नई चीज़ें करता है तो बच्चे भी उससे प्रेरित होते हैं। तो सृजनशीलता, क्रिएटिविटी को जो है शिक्षक बढ़ावा देते हैं। प्रेरक रूप में क्लासरूम के अंदर टीचर इन सारी चीज़ों के लिए आपको प्रेरक के रूप में काम मोटिवेट करते हैं। बच्चों को कभी बच्चा खराब प्रदर्शन कर रहा, अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहा, ऐसी सिचुएशन मोटिवेट करते हैं, आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। शिक्षक एक कोच के रूप में काम करता है, आपकी कमियों को ढूंढकर आपके जो कमियां होती हैं उनको दूर करके आपको सफलता की ओर लेके जाता है। आपके अंदर क्या बेहतर है उसकी पहचान आपको कराता है, आपकी वीकनेसेस से आपकी पहचान कराता है। सो एज ए कोच भी काम करता है। ये कुछ पॉइंट्स हैं, इनको आप लिखें, इनको आप बढ़ा के अपने शब्दों में लिख सकते हैं, तो इसमें ज़्यादा समय मुझे लगता है कि लेना नहीं चाहिए। आगे बढ़ते हैं एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारे पास में अनुदेशात्मक उद्देश्य, जिसे कि हम लोग बोलते हैं इंस्ट्रक्शनल बिहेवियर। तो दोस्तों याद रखिएगा कि किसी भी काम को जब हम करते हैं तो उससे पहले हमारा एक उद्देश्य होता है। इसी प्रकार से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया यानी कि टीचिंग लर्निंग का भी एक उद्देश्य होता है, एक ऑब्जेक्टिव होता है। सो अगर हम टीचिंग लर्निंग की बात करें तो किसी भी महत्वपूर्ण कार्य को करने की तरह शिक्षण में भी, शिक्षण की प्रक्रिया में भी एक उद्देश्य का निर्धारण करना अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। क्योंकि बिना उद्देश्य के या लक्ष्य के निर्धारित मतलब बिना उद्देश्य के हम किसी लक्ष्य को प्राप्त करना जो है एक असंभव प्रक्रिया के रूप में समझ सकते हैं। क्योंकि अगर आपको पता ही ना हो कि आपको अचीव क्या करना है, हमें बच्चों के अंदर क्या परिवर्तन चाहिए, हम कौन से परिवर्तन हम उम्मीद करते हैं कि बच्चों में हो शिक्षा के द्वारा, तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि शिक्षण सही हो रहा है या नहीं हो रहा। तो इसीलिए शिक्षण की प्रक्रिया के अंतर्गत लक्ष्य का निर्धारित करना जो है, लक्ष्य का निर्धारण होना बहुत ही आवश्यक होता है, तभी जाके शिक्षण के जो सभी उद्देश्य हैं उनकी प्राप्ति हो सकती है। तो शिक्षा के क्षेत्र में भी हम इसको इसी तरह से समझेंगे। अब बात करते हैं हम लोग कि भाई ये इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव, जिसे कि हम लोग अनुदेशात्मक उद्देश्य कहते हैं, वो क्या होता है सीखने की प्रक्रिया के दौरान, इसे समझेंगे। देखिए इसी उद्देश्य से शिक्षक क्या करते हैं। अब देखिए लक्ष्य को प्राप्त करने के हिसाब से कि भाई मैं एक शिक्षक जब कोई शिक्षण की प्रक्रिया करता है तो वो चाहता है कि मेरा बच्चा जिनको मैं सिखा रहा हूँ वो कुछ मुख्य चीज़ें जरूर सीख ले जब मैं इस क्लास को कंप्लीट करूँ, तो उसके व्यवहार में कुछ परिवर्तन जरूर हो जाए जब वो ये ट्रेनिंग ले ले या मेरी क्लास को अटेंड करे। जो चीज़ें मैं पढ़ा रहा हूँ उससे अब इस क्लास को ख़त्म होने के बाद वो चीज़ें कर पाए, वो चाहे वो गणित पढ़ा रहा तो गणित सीख पाए, विज्ञान की कुछ थियरी है तो वो समझ पाए, लोगों को बता पाए, ऐसी उम्मीद की जाती है। तो इसी उद्देश्य से शिक्षक अपने कार्य का विश्लेषण करने के पश्चात, मतलब उसे क्या काम करना है, क्या पढ़ाना, पहले तो वो निश्चित कर लेता है कि भाई चलो आज मुझे ये पढ़ाना है, ये सारी चीज़ें, एक उद्देश्य की सूची या फिर उद्देश्य शिक्षण के उद्देश्यों की पहचान करता। मतलब कि अब ये डिसाइड हो गया शिक्षक को, आज पता है कि चलो मैं आज जाके जो है बच्चों को विभाजन करना सिखाऊंगा, डिवीज़न करना सिखाऊंगा। तो पहले उसने ये तो निर्धारित कर लिया, अपने कार्य का विश्लेषण कर लिया कि मुझे ऐसे करना है, ये चीज़ें करनी है। उसके बाद अब मैं जब डिवीजन सिखाऊंगा तो बच्चे क्या क्या काम कर पाएंगे, उनके अंदर क्या क्या कौशल विकसित हो जाएंगे। डिवीज़न यानी कि भाग विभाजन करने का जो प्रक्रिया होता है, भाज्य सीखना, विभाजन सीखने के बाद डिवीजन की प्रक्रिया सीखने के बाद बच्चा अब इसका कहाँ कहाँ उपयोग कर पाएगा, डिवीजन से बच्चे के जीवन में क्या लाभ आएंगे, ऐसे बहुत सारी चीज़ों की एक अनुमानित सूची बनाता है। अर्थात वह विद्यालय में होने वाले ऐसे परिवर्तनों की पहचान करता है या विद्यार्थियों में होने वाले ऐसे परिवर्तनों की पहचान करता है जो शिक्षण प्रक्रिया के पश्चात अलग अलग तरीके से व्यक्त किए जा सकते हैं। इसे ही अनुदेशात्मक उद्देश्य कहते हैं। अब आप समझ गए कि इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव यानी कि अनुदेशन का उद्देश्य क्या है। अनुदेशन उद्देश्य का मतलब होता है कि अनुदेशन देने के बाद बच्चे के अंदर क्या व्यवहार में परिवर्तन आएगा, क्या चीज़ें वो कर सकता है, कौन कौन से नए गुण वो कर पाएगा, कैसे वो अपने जीवन में जो अनुदेशन के द्वारा जो चीज़ें उसने सीखी हैं उसका इस्तेमाल कर पाए। उनकी एक लिस्ट होती है, उनकी एक सूची होती है, उनकी एक आप समझ लें कि ऐसे कुछ पॉइंट्स होते हैं जो शिक्षक के दिमाग में पहले से होते हैं कि बच्चा जब मैं शिक्षण करूँगा, लर्निंग की यानी कि शिक्षण की प्रक्रिया करूँगा और बच्चा सीखेगा, अधिगम करेगा, तो वो ये सारी चीज़ें कर पाएगा। ब्लूम के शब्दों में अगर हम बात करें, ब्लूम के शब्दों में देखते हैं तो शैक्षिक उद्देश्यों की मदद से मात्र विषय वस्तु की संरचना और अनुदेशन के लिए ही नहीं बल्कि अनुदेशन के लिए हमें परामर्श ही नहीं मिलता। मतलब कि सिर्फ शिक्षण के उद्देश्यों से हमें मतलब यही नहीं सुविधा मिलती कि हम कैसे पढ़ाएंगे या फिर हम बच्चों को किस तरह से सिखा पाएंगे, बल्कि यह मूल्यांकन की प्रविधि। अब ये मूल्यांकन यानी कि हमको ये भी डिसाइड करने में मदद करता है, ये समझने में मदद करता है कि
हम कौन से सही तरीके से अपनाएं कि जो शिक्षण के उद्देश्य हमने निर्धारित किए हैं वो प्राप्त होते। मान के चलिए आप अपने बच्चों को जो है 2+2 जोड़ का नियम सिखाना चाहते हैं, घटाव का नियम सिखाना चाहते हैं, सब्ट्रैक्शन, एडिशन, बॉड मास सिखाना चाहते हैं, तो आप जो है इस बात का भी मूल्यांकन कर पाएंगे, इस बात को भी आप समझ पाएंगे कि मैं कौन सा तरीका अपनाऊं कि जिससे जो है बच्चे जो है बॉड मास, जोड़ घटाव, सब्ट्रैक्शन का नियम सीख पाएं और उसे सही तरीके से अपने जीवन में इस्तेमाल भी कर पाएं। तो ये हमें टीचिंग करने के लिए तो एक गाइडेंस देता ही है, हमें कैसे पढ़ाना है इसके लिए गाइडेंस तो देता है, क्या यूज़ करना है ये गाइडेंस तो देता ही, लेकिन हमें इस बात के लिए भी मतलब एक रिसोर्स के रूप में काम करता है, एक रेफरेंस के रूप में काम करता है कि हम किस तरह से कौन से साधनों को पढ़ाएंगे, कौन से माध्यम से पढ़ाएंगे कि हम बच्चे के अंदर जो हम व्यवहार परिवर्तन चाहते हैं, जो चाहते हैं कि बच्चा सीखे, लर्निंग करे, वो बच्चा कर पाए। तो याद रखिएगा। सो ये आपको जब भी पूछा जाए ये डेफिनेशन आपको लिखना है, बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छे डेफिनेशन मैंने अपनी तरफ से कोशिश की, आपको और बेहतर आए तो जरूर लिखिए, कुछ कमी हो तो कमेंट भी करें और बताएं भी। सी देखिए, अभी अनुदेशात्मक उद्देश्य एक विशिष्ट प्रकार के उद्देश्य होते हैं, आप समझते हैं इनको, देखिए ना, आपको लिखना है तो लिखेंगे। विशिष्ट प्रकार के उद्देश्य होते हैं जो प्रायः सीखने की प्रक्रिया के दौरान इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके अंतर्गत इस बात का ध्यान रखा जाता है कि जब विद्यार्थी के व्यवहार में परिवर्तन होता है तो इन परिवर्तनों को शिक्षा के उद्देश्य के रूप में लिखा जा सकता है। इसे ही अनुदेशात्मक उद्देश्य या इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव कहा जाता है। अभी आप समझ गए होंगे, शिक्षा के उद्देश्य, इसको तोड़कर पढ़िएगा, इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव यानी कि ऑब्जेक्टिव ऑफ इंस्ट्रक्शन, अनुदेशन के उद्देश्य। अनुदेशात्मक उद्देश्य का मतलब अनुदेशन के उद्देश्य, कि अनुदेशन देंगे तो उसका क्या उद्देश्य है, क्यों हम अनुदेशन दे रहे हैं, हम क्या प्राप्त करना चाहते हैं। सो उनकी एक लिस्ट होती है, उन व्यवहारों की हमारे दिमाग में एक संकल्पना होती है कि भाई ऐसा परिवर्तन हम चाहते हैं। अब मैंने यहाँ पे देखिए लिख दिया है, अनुदेशात्मक उद्देश्य वह विधि है जिसके द्वारा, तो ये आप चाहें तो लिख सकते हैं कि डेस्को और कॉफर्ड के अनुसार अनुदेशात्मक उद्देश्य वह विधि है जिसके द्वारा छात्र के व्यवहार में परिणामों को देखकर यह निर्धारित किया जाता है कि उसने वांछित विषय का वस्तु अध्ययन कर लिया है कि नहीं। अब आप समझ गए कि हम असेसमेंट भी कर सकते हैं उन अनुदेशात्मक उद्देश्यों के माध्यम से कि भाई ये समझ पाते हैं कि व्यवहार में सही में परिवर्तन हुआ भी है कि नहीं हुआ है, बच्चे ने जो चीज़ें हमने सिखाई वो सीखा भी है कि नहीं सीखा। तो अनुदेशात्मक उद्देश्य के अंतर्गत इस बात का मुख्य ध्यान रखा जाता है। दूसरी बात करते हैं, अनुदेशात्मक उद्देश्य छात्रों के व्यवहार परिवर्तन पर आधारित संप्रदाय है, समझ गए, जो छात्रों द्वारा वांछित अधिगम के परिणामों की जानकारी देता है। तो उन्होंने सही चीज़ें सीखी कि नहीं सीखी, कितने हद तक उसको सीखा, ये सारी चीज़ें हमें बताता है, तथा अधिगम के उपरांत छात्रों की स्थिति एवं योग्यता को प्रकट करता है। तो अनुदेशात्मक उद्देश्य लिखते तो हम पहले हैं, लेकिन उसमें हम ये मान लेते हैं कि अगर हमने ये चीज़ें सिखाई तो बच्चे में जो चीज़ें हम अभी सोच रहे हैं ये सारे परिवर्तन होंगे। तो अनुदेशात्मक उद्देश्य में भविष्य में शिक्षण की प्रक्रिया होने के बाद बच्चे में क्या परिवर्तन आने वाले हैं, क्या चीज़ें वो करने वाला, किस प्रकार से जो चीज़ें हम सिखा रहे हैं उनका अपने जीवन में इस्तेमाल करने वाला, वो सारी चीज़ें लिखी होती है, वो उद्देश्य होते हैं। तो अनुदेशन के उद्देश्य आप समझ गए होंगे, अनुदेशात्मक यानी कि इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव। अब बताते हैं, अब देखिए इसको लिखने का तरीका क्या होता है, मतलब किस तरह से हम लिखें कि हमारा जो अनुदेशात्मक उद्देश्य जो हम लिख रहे हैं वो सही तरीके से हो। तो आपसे पूछा गया कि हाउ टू राइट बिहेवियर टीचिंग ऑब्जेक्टिव या इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव या व्हाट आर बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव। तो शिक्षण के उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप में लिखना आवश्यक होता है। और इसे लिखते कैसे, शिक्षण के प्रक्रिया के दौरान एक बार जब शिक्षण के उद्देश्यों की पहचान कर ली जाती है, आपने ऑब्जेक्टिव पता कर लिया कि हमें क्या सिखाना बच्चों को, हमें पता चल गया कि सिखाएंगे जब अधिगम कराएंगे बच्चों को तो क्या करेगा, वो क्या कर पाने में सक्षम होगा, ये निर्धारित हो गया। तो शिक्षक द्वारा अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य आता है, और वो कार्य क्या है कि शिक्षण के उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप में, मतलब कि उद्देश्य तो हमने निर्धारित किए, अब उनको व्यवहारिक रूप से कैसे लागू करें, व्यवहारिक रूप से बच्चा कैसे करेगा, किस प्रकार से वो चीज़ों को कर पाएगा, वो भी बताना बहुत ही जरूरी होता है। तो इसे ही हम कहते हैं बिहेवियरल टर्म, यानी कि राइटिंग टीचिंग ऑब्जेक्टिव इन बिहेवियरल टर्म, यानी कि शिक्षण के उद्देश्यों को पहले डिसाइड कर लिया और उनको किस तरह से, मतलब कौन कौन से अलग अलग तरीके से बच्चा जो है उसको अपने व्यवहार के रूप में प्रदर्शित करेगा, अपनी सीखी गई चीज़ को किस तरह से इस्तेमाल करके दिखाएगा, हम देख पाएंगे, समझ पाएंगे। वो सारी चीज़ें जब हम लोग लिखते हैं तो उन्हें हम कहते हैं कि शिक्षण के उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप में लिखना। तो आप समझ गए होंगे यहाँ पे। अब लिखने के देखिए कुछ उद्देश्य के स्टेप्स में है, वो मैं आपको बता देता हूँ। स्टेप्स ऑफ राइटिंग बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव फॉर टीचिंग, देखिए हम यहाँ पे रखेंगे कि सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, शिक्षण के उद्देश्य को लिखेंगे।
फिर उस चीज़ को पढ़ाने के लिए पाठ्य वस्तु का छांट करेंगे। मतलब कि छांटने का मतलब होता है कि अलग अलग करेंगे कि भाई इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, इस चीज़ को प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, उन सारी चीज़ों को हम इकट्ठा करेंगे। तो ये काम करना दूसरा। दूसरा, छात्र द्वारा दिए गए पाठ्यक्रम को किस तरह से शिक्षण उद्देश्यों को प्राप्त कर सकता है छात्र जो है, इसके लिए एक विस्तृत योजना भी बनाएंगे। तीसरा काम ये है हमारा। चौथा काम है उपलब्धि। अब जब टीचिंग हो जाए, मतलब हो जाए, तो हमको इस बात का ध्यान रखना, उपलब्धि यानी कि परफॉर्मेंस क्राइटेरिया के आधार पर शिक्षण उद्देश्यों को पुनः लिखना तथा जिनमें दो बातों पर अवश्य। अब ये भी कि अगर शिक्षण की प्रक्रिया हो जाए तो हमें इस बात का ध्यान रखना कि भाई किस हद तक वो प्राप्त हुआ। इसके लिए हमें दो बातों का आवश्यक ध्यान है कि छात्र से हम क्या उम्मीद करें कि सीखने के बाद, अधिगम करने के बाद जो छात्र है किस प्रकार का व्यवहार करेगा। यानी कि छात्र के प्रत्याशित व्यवहार को हमें लिखना है अपने बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव में, और वो दशाएं, वो परिस्थितियां, वो कंडीशन जिसमें कि हम चाहते हैं कि बच्चा उस तरह का व्यवहार करे। उदाहरण के मैं आपको समझाता हूँ कि बच्चे के व्यवहार के हम लोग परफॉर्मेंस को क्राइटेरिया जांच कैसे कर सकते हैं। कि ऐसे कि मान लीजिए अपने अपने क्लास में बच्चे को डिस्काउंट के बारे में पढ़ाया, यानी कि आपने जो है छूट के बारे में पढ़ाया, लाभ हानि के बारे में पढ़ाया। तो अब आप ये चाहेंगे कि जब बच्चा बाहर जाए, दुकान पर जाए, घर से बाहर जाए, तो अगर कहीं उसे डिस्काउंट मिले, छूट मिले, या ऐसी कोई चीज़ जो कि उसके गणित में सिखाई गई चीज़ से मिलती जुलती हो, तो वहाँ पर वो उस ज्ञान का इस्तेमाल कर पाए। उदाहरण के लिए, जब दुकान में जाकर आपका कोई 20 रुपये का सामान मिल रहा है और बच्चा 20 का नोट लेकर वो सामान खरीदता है और दुकानदार बोलता है कि तुम्हें 10% का डिस्काउंट मिला है, तो बच्चा समझ जाता है कि यानी कि मुझे 2 रुपये कम देना है। तो अगर वो उन परिस्थितियों में, तो शिक्षक जो है जो लिखता है व्यवहार परक उद्देश्य को जब अपना बिहेवियरल टर्म में, तो इन सारी कंडीशंस को भी लिखता है। मतलब ये चीज़ें लिखेगा कि कौन सी परिस्थिति में वो इस्तेमाल कर पाएगा, कैसे कैसे इस्तेमाल कर पाएगा, वो सारी चीज़ें। तो व्यवहारात्मक रूप में लिखे हुए उद्देश्यों को पुनः देखना, और लिखने के बाद वो पुनः रिवाइज भी करता है कि क्या वो सही है कि नहीं है, बार बार उनको चेक भी करता है। तो उनके विश्लेषण या मूल्यांकन की प्रक्रिया होती है। अब आपसे पूछा जाता है कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव, व्यवहारिक उद्देश्यों के प्रमुख लक्षण क्या हैं। तो याद रखिएगा, फटाफट ध्यान लेते हैं। व्यवहारिक उद्देश्यों को लिखते समय इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला कि व्यवहारिक उद्देश्य जो लक्षण है वो क्या होने चाहिए। व्यवहारिक उद्देश्य सदैव छात्र केंद्रित होने चाहिए। मतलब कि किसके व्यवहार में परिवर्तन होने वाला है, टीचर के व्यवहार में नहीं होने वाला है, स्टूडेंट के। तो जो व्यवहार के उद्देश्य भी होंगे, व्यवहार यानी कि जो हमारा उद्देश्य है बच्चे के व्यवहार में परिवर्तन लाना, तो इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव जो होगा वो किस पे ऊपर केंद्रित होगा, छात्र के ऊपर। दूसरा, व्यवहारिक उद्देश्यों का देखिएगा, यथासंभव जहाँ तक संभव हो अधिगम प्रक्रिया से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं होना चाहिए, बल्कि वह छात्र में होने वाले व्यवहारों से ही संबंधित होना चाहिए। आप समझिएगा इस बात पे। व्यवहारिक उद्देश्य जब लिखें ना, उसमें ये ना लिखें कि भाई मैंने बच्चे को ना 1 घंटा पढ़ाया, मैंने म्यूजिक के थ्रू पढ़ाया, मैंने वीडियोस के थ्रू पढ़ाया, ये लिखना जरूरी नहीं है। बल्कि जब आपने इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल किया तो बच्चे पर क्या फ़र्क पड़ा। जब आपने म्यूजिक का इस्तेमाल किया, वीडियोस दिखाए, ऑडियोज दिखाए, तो बच्चे के व्यवहार में क्या परिवर्तन आया, उस बात का हमको, या क्या परिवर्तन आएगा, इस बात को उसमें आपको लिखना है। बल्कि साधन के ऊपर ध्यान नहीं देना, बल्कि साधन के प्रयोग से क्या परिवर्तन आया उसको हमको यहाँ पे लिखना है। तो व्यवहार में होने वाले परिवर्तनों के ऊपर हमें ध्यान देना है। उद्देश्यों में केवल पढ़ाई जाने वाली पाठ्य पुस्तक का उल्लेख नहीं होना चाहिए। अब वही मैं, जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया, तो आप समझ गए। एक उद्देश्य में एक बार में एक उद्देश्य यानी एक ही विचार पर केंद्रित होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, देखिए जो बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव होता है आपका, अनुदेशात्मक ऑब्जेक्टिव यानी कि बिहेवियरल यानी कि व्यवहार परक उद्देश्य जो है आपके, यहाँ पर क्या होने चाहिए कि एक बार में किसी एक, अगर आप डिस्काउंट पढ़ा रहे हैं तो आप बच्चे से ये उम्मीद ना करें कि बच्चा जो है अभी जो है आपका परसेंटेज भी निकालना सीख जाए। अगर आपने डिस्काउंट के बारे में बताया तो वो सिर्फ डिस्काउंट निकालना सीख, वैसे तो परसेंटेज आएगा तभी डिस्काउंट निकाल पाएगा। मैं एक उदाहरण दे रहा था कि मान के चले, अगर आप बच्चे को प्रकाश संश्लेषण के बारे में बताते हैं तो आप ये मत सोचिए कि वो आपकी जो है पाचन तंत्र के यानी कि डाइजेशन के बारे में भी समझ ले। तो एक बार में एक उद्देश्य का विचार जो है एक ही चीज़ से जुड़ा होना चाहिए। मतलब कि अगर हम पाचन तंत्र के बता रहे हैं तो बच्चे से हम उम्मीद करें कि वो पाचन तंत्र के बारे में बता पाए। ये ना सोचिए कि बच्चा पाचन तंत्र के बारे में बताए, प्रकाश संश्लेषण के बारे में बताए और अन्य जो भी विज्ञान की चीज़ें उनके बारे में बताने में सक्षम हो। सो एक बार में एक उद्देश्य एक विचार के साथ जुड़ा हुआ होना चाहिए। ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, आपसे पूछा जाता है ना तो आपको लिखना है। आवश्यकता अनुसार उद्देश्यों में परिवर्तन किए जाने चाहिए। अगर लगे आपको कि जो चीज़ें हम सिखा रहे हैं, अगर आपको किसी भी स्टेज में लगे कि यार जो उद्देश्य से हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, अधिगम करा रहे हैं, शायद वे उन उद्देश्यों को पूरा करने में अभी जो तरीके हम इस्तेमाल कर रहे हैं या जो उद्देश्य हमने लिखे हैं, शायद वो उद्देश्य नहीं बल्कि कुछ और उद्देश्य भी प्राप्त किए जा सकते हैं, या ये जो उद्देश्य हैं वर्तमान स्थिति में प्राप्त नहीं किए जा सकते, तो उसमें लचीलापन होना चाहिए उद्देश्यों को
और हम उनको बदल भी सकते हैं। तो ऐसा हम लोग कर सकते हैं। अब देखें उद्देश्यों का निर्धारण। देखिए पीछे से आवाज़ आ रही होगी दोस्तों बहुत सारी खंटन पंटन की, तो माफ़ करिएगा, घर है थोड़ा आसपास में काम चल रहा है कंस्ट्रक्शन का, तो उसके लिए हाथ जोड़ के निवेदन है, प्लीज़ अवॉइड करिएगा, काम पे फोकस करते हैं। सो आवश्यकता अनुसार परिवर्तन करेंगे। उसके बाद उद्देश्यों का निर्धारण करते समय छात्रों के स्तर, उनकी योग्यता और उनकी आवश्यकताओं का भी ध्यान में हमें रखना चाहिए कि भाई कौन से बच्चे के लिए हम उद्देश्य रख रहे हैं। ऐसा उम्मीद ना करें कि क्लास 2 के बच्चे से हम उम्मीद करें कि वो अभी जो है आपका डिस्काउंट निकालना सीख जाए, वो प्रकाश संश्लेषण के बारे में आपको बताना शुरू कर दे। तो याद रखिए बच्चों के स्तर, उनकी योग्यता और उनकी ज़रूरत के हिसाब से। बच्चे को अभी क्लास 2 में जाने की ज़रूरत नहीं है, उसे सिर्फ पहाड़ा पढ़ना चाहिए, टेबल याद होना चाहिए, 1 2 3 4 याद होना चाहिए। सो उसके स्तर, उसकी आवश्यकताएं और उसकी क्षमता का भी ध्यान रखते हुए उद्देश्यों का निर्धारण किया जाना चाहिए। तो ये कैरेक्टरिस्टिक से पूछा जाता है आपको कि व्यवहारिक उद्देश्यों के प्रमुख लक्षण, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव, तो आप इसमें यही लिखेंगे। चलिए और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट अब आपसे पूछता है कि व्यवहार परिवर्तन क्या है। व्यवहार परिवर्तन क्या है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग। देखिए व्यवहार परिवर्तन जिसे सीखना भी कहा जाता है, जिसे अधिगम भी कहा जाता है, अधिगम द्वारा ही व्यवहार परिवर्तन होता है। तो दोनों शब्द आपस में जुड़े हुए हैं, हम लोग समझ सकते हैं। सो वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से एक व्यक्ति, एक छात्र में नई चीज़ों, गुणों का विकास होता है और वह एक सुनियोजित व्यवस्थित पद्धति जैसे कि स्कूल या प्रशिक्षण के माध्यम से नए कौशल सीखता है। तो याद रखिए व्यवहार में परिवर्तन सीखने की प्रक्रिया से होता है। और ये सीखने की प्रक्रिया कब होती है, जब हम किसी स्कूल में, किसी ट्रेनिंग सेंटर में, किसी शिक्षक के साथ, किसी ट्रेनर के साथ काम करते हैं, कहीं सीखते हैं। इससे क्या होता है, हमारे अंदर व्यवहार में परिवर्तन के अंतर्गत क्या होता है, जब हमारे अंदर नई ज्ञान आती है, नई चीज़ों को सीखते हैं, नए गुण विकसित होते हैं, तो ये हमारे व्यवहार परिवर्तन को दर्शाते हैं। इस प्रक्रिया के दौरान ध्यान रखिएगा, इस नई अर्जित जानकारी और कौशल के माध्यम से व्यवहार में परिवर्तन के द्वारा जो हमने नई नई चीज़ें सीखी हैं, उससे व्यक्ति के व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन होता है। जब हम लोग व्यवहार परिवर्तन होता है मतलब सकारात्मक परिवर्तन आते, अच्छी चीज़ें सीखते हैं, तो उससे हमारे जीवन के सभी पहलुओं पर जो है फर्क पड़ता है और सभी पहलुओं का विकास होता है। यानी कि हमारा सोशल भी डेवलपमेंट होता है, मोरल डेवलपमेंट होता है, साइकोलॉजिकल होता है, फाइनेंशियल होता है, वर्क प्लेस में जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ फायदा मिलता है। तो व्यवहार परिवर्तन से हमें बहुत सारे लाभ मिलते हैं। एक सफल व्यवहार परिवर्तन के लिए क्या जरूरी है, देखिए सीखने वाला यानी कि सीखना, शिक्षक, पाठ्यचर्या, पाठ्य पुस्तक, इन सभी चीज़ों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो सफल व्यवहार परिवर्तन के लिए जरूरी है। अगर आप अच्छी चीज़ें पढ़ेंगे तो अच्छी चीज़ें समझ पाएंगे, अच्छा टीचर मिलेगा तो अच्छी चीज़ें बता पाएगा, तो अच्छी तरीके से आपके व्यवहार में परिवर्तन होगा। तो इन सारी चीज़ों का एक दूसरे का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। छात्रों को आसानी से सीखने और ज्ञान को स्थायी बनाने के लिए शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों की ओर से प्रयास किए जाने चाहिए। जी हाँ दोस्तों, व्यवहार परिवर्तन के लिए, अधिगम करने के लिए ये जरूरी है कि शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों ही सक्रिय रूप से, एक्टिव रूप से काम करें। जो चीज़ें बताई जा रही है बच्चा उसे समझे, प्रश्न करे और टीचर उनके प्रश्नों का जवाब भी दे। तो दोनों ओर से बराबर सहयोग होना चाहिए शिक्षण की प्रक्रिया के दौरान। शिक्षण की प्रक्रिया और अच्छी हो, प्रभावी हो, इफेक्टिव हो, इसके लिए चीज़ों को करके, जो चीज़ें बताई जा रही हैं उनको प्रैक्टिकली करें, अपने जीवन में प्रयोग करके भी सीख के नई नई चीज़ों के साथ उसको यूज़ करें, मतलब कि क्रिएटिव लाए। अगर आपने आज प्रकाश संश्लेषण के बारे में सीखा है तो बाहर जाके देखें कि कैसे होता है, पौधों में उस पर प्रयोग करके देखें, चीज़ें सीखें, तो जिससे कि बच्चों के अंदर नए नए कॉन्सेप्ट, नए नए विचार उत्पन्न होंगे, नया इंटरेस्ट आएगा, नई हॉबीज जनरेट होगी और बच्चों में नए नए कौशल और स्किल डेवलप होंगे, जिससे कि बच्चों के व्यवहार में परिवर्तन होगा। तो उम्मीद करता हूँ ये दोनों टॉपिक्स आपको दोस्तों अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग अगले वीडियो में चलते हैं और देखते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी।